हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम सॉम एंड मॉस की स्टडी कर रहे हैं और आज इसका ये लेक्चर नंबर 28 है, जिसमें कि आज हम चैप्टर नंबर 6 स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का पार्ट 2 स्टडी करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर का एक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और इसके पहले पार्ट में हमने जान लिया था स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के बारे में। सबसे पहला टॉपिक हमने देखा था डिफ्लेक्शन की डेफिनेशन, उसके बाद फिर स्लोप की डेफिनेशन देखी थी एंड इसके बाद हमने देखा था जो हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम होती है एंड कैंटिलीवर बीम होती है, इसके स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के लिए बाउंड्री कंडीशन क्या क्या होती हैं। बाउंड्री कंडीशन से मतलब क्या है कि बीम पर जो लोड आएगा उस लोड के अनुसार किस पॉइंट पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू 0 होगी, किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी। एंड हमने फिर एक अपना मेथड भी स्टार्ट कर लिया था, मूवमेंट एरिया मेथड। और मूवमेंट एरिया मेथड के बारे में हमने जान लिया था कि किसी भी बीम का स्लोप और डिफ्लेक्शन हम बेंडिंग मूवमेंट एरिया मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं। एंड हमने कैंटिलीवर बीम पर पॉइंट लोड लगा करके उसका एक डेरिवेशन भी किया था, बट मैं इसको फिर से आपको रिपीट कर दूंगा काफ़ी अच्छे से। डेट मीन्स आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा, ये पूरा लेक्चर रहेगा मूवमेंट एरिया मेथड के ऊपर। इसमें हम कैंटिलीवर बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम की सभी कंडीशंस पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना सीखेंगे, जिनमें से 4 डेरिवेशन आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैं चारों आपको बताऊंगा, उनमें से कोई सा एक डेरिवेशन आपसे एग्जाम में पूछेगा। जी हाँ दोस्तों, ये इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो डेरिवेशन टाइप से ही पूछ लेता है, मतलब जो फॉर्मूले होते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के, उनको डेराइव करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, और ज़्यादातर इसी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है एग्जाम में पूछे जाने की। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हालांकि आते हैं लेकिन वो कम आते हैं। आजकल जो पूछा जा रहा है वो फॉर्मूले का डेरिवेशन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो इन पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। और सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस में तो ओनली मूवमेंट एरिया मेथड ही है, बट मैकेनिकल में मूवमेंट एरिया मेथड और डबल इंटीग्रल मेथड दोनों ही मेथड हैं। तो आज हम केवल मूवमेंट एरिया मेथड को सीखेंगे। इसके बाद फिर अगले पार्ट में हम मूवमेंट एरिया मेथड के जितने भी क्वेश्चन हैं, लगभग 15-16 क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन सबको अगले पार्ट में कवर कर लेंगे। एंड एक पार्ट में और लाऊंगा जो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए होगा, डबल इंटीग्रल मेथड से हम स्लोप डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं। इस तरह से अभी 3 पार्ट और होंगे इसके। चलिए पहले हम आज के पार्ट को डिस्कस करते हैं, ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग लिख लेंगे, हालांकि आपने लास्ट लेक्चर में लिख लिया होगा मूवमेंट एरिया मेथड के बारे में। मूवमेंट एरिया मेथड, अब इसको समझिएगा क्या होता है मूवमेंट एरिया मेथड। मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका था, यहाँ पर मैं बस रिपीट करूँगा थोड़ा सा, बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे डायरेक्टली। फिर हमने पढ़ा था मूवमेंट एरिया मेथड में, अगर हमें मूवमेंट एरिया मेथड से किसी बीम का स्लोप कैलकुलेट करना हो, क्या कैलकुलेट करना, स्लोप, तो हम कैसे करते हैं स्लोप कैलकुलेट। स्लोप मतलब ढलान कैसे निकालते हैं हम किसी भी बीम के लिए, इसका फॉर्मूला आप सबको लिखवाया था, ढलान निकालने का फॉर्मूला। इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, थीटा से। तो मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी मूवमेंट एरिया मेथड की, पहली ही थ्योरम, कि हम क्या करते हैं 2 पॉइंट के बीच में स्लोप लेते हैं, किसी भी बीम के 2 पॉइंट के बीच में स्लोप लेंगे। हमने मान लिया एक पॉइंट बी है और दूसरा पॉइंट ए है, मतलब ए बी पॉइंट के बीच में स्लोप का डिफरेंस। तो किन्हीं बीम के किसी भी पार्ट में किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में स्लोप का जो डिफरेंस होता है वो बराबर होता है एरिया अपॉन में ई आई के, ठीक है। यहाँ पर आप सभी जानते हैं ए यहाँ पर क्या है, एरिया है, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। ए यहाँ पर क्या होता है, ए होता है एरिया ऑफ बी एम डी। जो भी हमें बीम दी जाएगी उस बीम का बी एम डी बनाएंगे हम, और बी एम डी का एरिया होगा ये, ठीक है। इसके बाद ई आई, अगर मैं ई आई दोनों को एक साथ बोलूँ तो इसको फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कहते हैं, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। हिंदी में आप बोल सकते हैं इसको नमन दृढ़ता। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में यूज होगा शब्द ये नमन दृढ़ता, याद रखिएगा। ई और आई दोनों को मिला के बोलते हैं। अगर मैं अलग अलग बोलूँ ई और आई के नाम, तो ई को कहते हैं हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ई का नाम क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये रिपीट कर रहा हूँ फिर से, ठीक है, ताकि अच्छे से और क्लियर हो जाए। आई को कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, हिंदी आपको पता होगी, इसको प्रत्यास्था मापांक कहते हैं, इसको जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। ये चीज़ क्लियर है सभी को। एंड दूसरा हमने मूवमेंट एरिया मेथड में डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला देखा था, डिफ्लेक्शन जिसे हम हिंदी में विक्षेप या विस्थापन कहते हैं,
मैं विक्षेप लिख रहा हूँ, विक्षेप वर्ड ही ज़्यादा यूज किया जाता है हिंदी में, विक्षेप। ठीक, अब विक्षेप कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर भी हमने एक थ्योरम समझी थी कि दो पॉइंट के बीच में डिफ्लेक्शन का जो डिफरेंस होता है किसके बराबर होता है, वो रहता है मूवमेंट ऑफ एरिया के बराबर, ए एक्स बार अपॉन में ई आई, मूवमेंट ऑफ एरिया के बराबर रहता है। ठीक है, बाकी सभी टर्म तो आप ऊपर समझ चुके हैं, या केवल एक्स बार नया है। तो एक्स बार होता है सेंटर तक की दूरी, किसके सेंटर की, लिख दीजिएगा डिस्टेंस फ्रॉम, कहाँ से, डिस्टेंस फ्रॉम नॉन जीरो स्लोप पॉइंट, नॉन जीरो स्लोप पॉइंट टू, मतलब कहाँ से, नॉन जीरो स्लोप वाले पॉइंट से दूरी होती है कहाँ तक की, टू सेंटर ऑफ बीएमडी के सेंटर तक की दूरी, नॉन जीरो स्लोप वाले पॉइंट से लेकर के और बीएमडी के सेंटर तक की दूरी होती है एक्स बार। ये आपको सब समझाऊंगा डायग्राम में, बस आपको मूवमेंट एरिया मेथड में इन दोनों फॉर्मूलों को याद कर लेना है। इन शॉर्ट आप याद रखेंगे, स्लोप बराबर जो होता है ए अपॉन ई आई होता है, डिफ्लेक्शन बराबर ए एक्स बार अपॉन ई आई होता है। आपकी बुक में इन पॉइंट्स में डिफरेंस नहीं दिखा रखा, बट एक्चुअल में यही होता है। आपको समझ आएगा आगे जब मैं आपको सिंपली सपोर्टेड बीम के डेरिवेशन कराऊंगा, तो वहां पर डिफरेंस लेंगे हम, तभी क्लियर हो पाएगा। एक और चीज मैंने आपको बताई थी, इन दोनों पॉइंट में ये पॉइंट कौन कौन से लिए जाते हैं। एक पॉइंट तो इनमें से वह लिया जाता है जिस पर स्लोप की वैल्यू 0 होती है, दूसरा पॉइंट वह लेते हैं जिस पर स्लोप हमें ज्ञात करना होता है। सेम ऐसे यहाँ पर दो पॉइंट कौन कौन से हैं, एक पॉइंट वह रहेगा जिस पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू 0 होगी, दूसरा पॉइंट वह रहेगा जिस पर डिफ्लेक्शन हमें कैलकुलेट करना होगा। ये बताइए, इतना सभी समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको किसी भी फॉर्मूले का जब डेरिवेशन करना होगा तो मेनली आपको दो ही वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, एक तो एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, दूसरा एक्स बार निकालना पड़ेगा, किसी भी बीम के बीएमडी का निकालना। ठीक है, ई और आई के रूप में आपका फॉर्मूला आपको मिलेगा, तो केवल दो चीज आप निकालना सीख लीजिए, ए निकालना और एक्स बार निकालना। तो मैं इन दोनों को स्टार्टिंग में बता दे रहा हूं, जब हम सिंपली सपोर्टेड बीम का और कैंटिलीवर बीम का बीएमडी बनाएंगे तो बीएमडी के तीन ही शेप के बनेंगे, सिर्फ उन तीनों शेप के लिए एरिया और एक्स बार के फॉर्मूले अभी याद कर लीजिए, ताकि बाद में दिक्कत ना आए। एक पास लिख लेंगे हम तो हमें आसानी से याद हो जाएंगे। तो मैं एरिया और एक्स बार के फॉर्मूले आपके सामने लिख रहा हूं, किसके हिसाब से, डायग्राम के हिसाब से, जो डायग्राम जैसा होगा वैसा ही डायग्राम आपको बीएमडी में देखने को मिलेगा। मैं स्टार्टिंग में ही लिखवा दे रहा हूं आपको इन फॉर्मूलों को। ठीक है, तीन डायग्राम है, तीनों डायग्राम के अलग अलग फॉर्मूले होंगे। ठीक, सबसे पहला डायग्राम, अगर कोई भी डायग्राम कैसा बने, त्रिभुजाकार बने, आपको देखने को मिलेगा डायग्राम त्रिभुजाकार, ऐसा मिलेगा। ठीक है, जैसा मिलेगा वैसा बना रहा हूँ, उल्टा त्रिभुज मिलेगा आपको डायग्राम में, मैं वैसा ही बना दे रहा हूँ। इस तरह का डायग्राम आपको मिलेगा। अगर ये इसकी चौड़ाई b है, ध्यान से समझिएगा, और ये गहराई या ऊंचाई कह दीजिए क्या है, h है, ये त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है, ट्रेंगल है ये। तो इस ट्रेंगल के लिए जो इसका एरिया आएगा सभी जानते हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार बेस b है, ऊंचाई h है, एंड इसका जो x बार होगा आप जानते हैं, x बार परपेंडिकुलर साइड से जो होता है लंबवत भुजा से, ये यहाँ तक की दूरी b/3 होती है। लेकिन हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें इस साइड का निकालना होगा। क्वेश्चन में आपको दिखा दूंगा, समझा भी दूंगा इस साइड का ही क्यों निकालते हैं, क्योंकि मैंने आपको x बार बताया था क्या होता है, बीएमडी का सेंटर लेते हैं और दूरी लेते हैं नॉन जीरो स्लोप से लेके बीएमडी के सेंटर तक की दूरी, और जो हमारा नॉन जीरो स्लोप मिलेगा वो इस साइड को मिलेगा। मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, अभी आप डायग्राम देखेंगे आगे आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो एक्स बार जो मिलेगा आपको कहाँ से, इधर रहेगा नॉन जीरो स्लोप वाला पॉइंट, और इस साइड के सेंटर तक की दूरी रहेगी ये वाली। तो दूरी क्या होगी, आप जानते हैं इधर का b/3 होता है, इधर का क्या होता है, b/3 होता है, किधर का, ये वाली दूरी। b में से जब इस b/3 को घटाएंगे तो 2b/3 बचेगा, कितना, 2b/3। तो आप डायरेक्टली इसी को याद कीजिएगा, b/3 को ना याद करके, यहाँ पर एक्स बार क्या लेंगे हम, 2b/3 या 2/3 भी कह दीजिए कि मतलब है। पहला समझ आया। दूसरा रहेगा, यहाँ पर एक पैराबोला बनेगा इसी तरह का, लेकिन उस पैराबोला का नाम क्या होगा, ऐसे बनेगा, ऐसे इस तरह का। इसको हम कहते हैं साइन कर्व्ड पैराबोला। क्या नाम है इसका, इसका नाम होगा साइन कर्व्ड पैराबोला। आप परवलय याद रख सकते हैं। ठीक है, इसका नाम ट्रेंगल था, ये तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ट्रेंगल है।
हमने ट्रायंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला देख लिया, एक्स बार का देख लिया। अब साइन कर्व्ड पैराबोला, इसका सेंटर भी यहाँ होता है। ये भी आप मान लीजिएगा चौड़ाई इसकी बी है और अगर ऊंचाई इसकी यहाँ से तक एच है, एच, तो इस केस में जो एरिया आता है कितना आता है, यहाँ पर 1/2 लेते हैं, इसमें 1/3 लेंगे, 1/3 बी इंटू एच, याद हो जाएगा। ठीक है, एक्स बार क्या लेंगे, इसका एक्स बार, इसका एक्स बार लेते हैं, यहाँ पर आपने कितना लिया है 2b/3। अब इसमें तो इस यहाँ से यहाँ तक का b/3 रहता है, इसमें b/4 होता है, इस साइड कितना होता है b/4, और b में से जब आप b/4 घटाएंगे तो 4 × 4 1 गया 3, 3b/4 कितना आएगा ये 3b/4। ठीक है, त्रिभुज में इस साइड से b/3 रहता है, साइन कर्व्ड पैराबोला में इस साइड से b/4 रहता है, तो b में से b/4 घटाएंगे, ये बचेगा 3b/4। तो आपको 3b/4 याद कर लेना है। ये हो गया क्या, एक्स बार की वैल्यू। यहाँ तक समझ आया इसका साइन कर्व्ड पैराबोला का। अब एक और पैराबोला होता है जिसे कहते हैं हम हॉगिंग पैराबोला। ठीक है, मैं ये हटा रहा हूँ अभी के लिए। एक और पैराबोला आप लोग लिख लीजिए, तीसरा पैराबोला। तीसरा पैराबोला बनेगा इस तरह से, ऐसे ऐसे। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हॉगिंग पैराबोला। ये मान लो बी है यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक का क्या है, ये एच है। तो इसका जो एरिया रहता है, एरिया कितना कितना देख लिया आपने, 1/2 बी इंटू एच, 1/3 बी इंटू एच देख लिया आपने। एंड इसके बाद आगे आएगा आपका 2/3 बी इंटू एच, कितना आएगा 2/3 बी इंटू में एच। ठीक है, याद रहेगा सभी को ये। एंड एक्स बार क्या आएगा यहाँ पर, एक्स बार का फॉर्मूला भी आप याद कर लीजिएगा। एक्स बार आता है 5/8 बी, कितना 5/8 बी। ठीक है, 5b/8 कह दीजिए या 5/8 बी कह दीजिए। ठीक है, कोशिश कीजिएगा बी को पीछे लिख लीजिए यहाँ, ताकि आपको याद करने में हेल्प हो। यहाँ 2/3 बी, यहाँ पर कितना 3/4 बी, यहाँ पर कितना 5/8 बी, इस तरह से याद कीजिएगा। ठीक है, ऐसे एरिया आप समझी गए तीनों का। यहाँ पर एक्स बार किधर साइड करेंगे, परपेंडिकुलर के दूसरी साइड में, इधर को इस साइड वाला, परपेंडिकुलर के दूसरी साइड वाला लेंगे तीनों ही केस में। तो ये आपको ये चीजें और याद कर लेनी, स्टार्टिंग में ही एक पास याद कर लीजिए, फिर आपको क्वेश्चंस में बार बार नहीं याद करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। सिर्फ यही 3 डायग्राम आपको देखने को मिलेंगे बीएमडी के। बीएमडी त्रिभुजाकार बन सकता है, साइन कर्व्ड पैराबोला बन सकता है, या फिर हॉगिंग पैराबोला। इसका क्या नाम है, हॉगिंग पैराबोला, या फिर आपका बन सकता है हॉगिंग पैराबोला बन सकता है, ये वाला इस तरह का। क्लियर हुआ सभी को, ये चीज क्लियर है। आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज करके एक बार। मैं बाई वाला डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला भी लिख दूं, फिर एक साथ इन सभी फॉर्मूलों को आप लोग लिख लीजिए जिनका यूज होने वाला है। विक्षेप, हिंदी में कहते हैं विक्षेप, बाई बी माइनस बाई ए बराबर में AX/EI। ठीक है, ये तो 2 फॉर्मूले तो ये है मूवमेंट एरिया मेथड में, और बाकी एरिया के और एक्स बार के फॉर्मूले हैं, इनको एक पास नोट कीजिए जल्दी से। अब मैं आपको डेरिवेशन कराने वाला हूं और बता दूंगा साथ में कौन कौन सा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। हटा रहा हूं मैं इनको। चलिए, स्टार्टिंग में अगर आप सीख गए तो आपको मेथड बहुत आसान लगेगा, क्वेश्चन और भी आसान लगेंगे। अगले पार्ट में 16 के 16 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, वेट कीजिएगा उसको। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, या तो न्यूमेरिकल पूछेगा आपसे, या फिर आज जो करा रहा हूँ ये डेरिवेशन, इन दोनों पार्ट में ही आपका एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा। कल का पार्ट बेसिक था, सिर्फ समझाया था उसमें आपको क्या होता है कैसे होता है। यहाँ हम इसके डेरिवेशंस कर लेंगे, फॉर्मूले डिराइव कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कैंटिलीवर बीम से। हमने लास्ट पार्ट में कर दिया था स्टार्ट, लिख लीजिए फिर भी। पहला क्या हमारा, कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम, हिंदी में इसको कैंटिलीवर की हिंदी प्रास धरण होती है। तो हम पहले प्रास धरण के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलग अलग केस देखने को मिलेंगे आपके। पहला केस 1 से शुरू करते हैं, और ये पहला ही केस कई बार आया है पेपर में, लास्ट ईयर भी आया था, 2013 में आया था, 2014 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पहले केस का नाम है जब कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पर एक बिंदु भार लगा है। पहले हिंदी में लिखते हैं, जब प्रास धरण के स्वतंत्र सिरे पर बिंदु भार लगा है।
ठीक, इंग्लिश में क्या बोल देंगे आप, इंग्लिश में बोल सकते हैं इस केस को, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे आप, when point load is applied at free end of cantilever beam, कैंटिलीवर बीम, ठीक है, कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पे क्या लगा है, पॉइंट लोड लगा हुआ है। ये पहला केस है और ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछा गया था। और मूवमेंट एरिया मेथड से ही आपको करके आना, अगर किसी मेथड का नाम ना देगा तो मूवमेंट एरिया मेथड से करके आइएगा, आसान रहता है। और बाकी आपकी चॉइस है, आप डबल इंटीग्रल मेथड से भी करके आ सकते हैं, आपको वो भी पढ़ाऊंगा मैं। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं कैंटिलीवर बीम का। ये है कैंटिलीवर बीम और यहाँ पर इसके मुक्त सिरे पर यहाँ पर W लगा दिया आपने, पॉइंट लोड, कैपिटल W पॉइंट लोड लगा दिया। लंबाई इसकी L है, यहाँ से यहाँ तक, इतना समझ पा रहे हैं। अब इसमें डिफ्लेक्शन किस तरह से होता है, मैंने आपको ये कल बताया था, इस तरह से बीम डिफ्लेक्ट होती है, ऐसे डिफ्लेक्ट होती है। और यहाँ पर स्वतंत्र सिरे पर सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन मिलता है, सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन आपको यहाँ मिलेगा B पॉइंट पर। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है, यहाँ पर। और इसको हम कह देंगे बाई B, यहाँ से यहाँ तक सबसे ज़्यादा मिल रहा है, ठीक। आपको ये भी पढ़ाया था, ये जो A सिरा है, इस A सिरे पर डिफ्लेक्शन 0 होता है, ये मैंने बाउंड्री कंडीशन आपको पढ़ाई थी, ठीक। इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पर स्लोप निकालें तो इस कर्व पर टेंजेंट खींचिए, ऐसे आपने टेंजेंट खींचा, यहाँ पर एक बीम के बिल्कुल पैरेलल लाइन खींच दो इस तरह से, ऐसे, ठीक। तो यहाँ पर ये जो स्लोप मिलेगा आपको, ये वाला, ये थीटा B है, थीटा B, और यहाँ पर स्लोप थीटा A की वैल्यू 0 होती है। ये बाउंड्री कंडीशन होती है कैंटिलीवर का, फिक्स सिरे पर डिफ्लेक्शन और स्लोप दोनों ही 0 होते हैं और फ्री एंड पर दोनों मैक्सिमम होते हैं। इतना बताइए, ये सभी को समझ आ रहा है, ये चीज़ सभी को अच्छे से क्लियर है, बाई B, ठीक है, यस। अब इनको हमें बाई B को और थीटा B को निकालना है। सबसे पहला फॉर्मूला हम लिखेंगे स्लोप का, पहले हम स्लोप निकालेंगे, हिंदी में ढलान कहते हैं इसको, स्लोप, ठीक। स्लोप के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, 2 पॉइंट के बीच में स्लोप का जो डिफरेंस होता है, तो 2 पॉइंट कौन कौन से, A और B। हम इनमें वे 2 पॉइंट लेते हैं जिन पर एक पर 0 हो, दूसरे पर नॉन 0 हो, तो ये B और A पॉइंट है। मैक्सिमम वाले को पहले लिखते हैं, B पर ज़्यादा है तो पहले थीटा B को लिखिए, माइनस में थीटा A को लिखिए। फॉर्मूला क्या होता है, A/EI। यहाँ तक समझ आ रहा है। अभी जस्ट आपको एरिया का फॉर्मूला मैंने बताया था, इसका BMD बनाएंगे पहले, BMD एरिया किसका लेते हैं, BMD का। तो नीचे आप इसका क्या बना दीजिएगा, BMD बना दीजिएगा। यहाँ पर बना दे रहा हूँ इसका BMD, ठीक है। BMD कैसे बनेगा, इस B सिरे पे W गुणा दूरी 0, तो मूवमेंट की वैल्यू 0। A सिरे पर W लोड, A तक की दूरी L, W इंटू L नीचे की ओर यहाँ आ जाएगा। तो ये इस तरह से ट्रेंगल बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा, ट्रेंगल ऐसा। ये इसका BMD है, ये वैल्यू कितनी है, WL है, यहाँ से यहाँ तक आपको याद रखनी है, W इंटू L, और जबकि लंबाई यहाँ से यहाँ तक की कितनी थी, L थी। तो हमें इस BMD का एरिया निकालना है, इस BMD का एरिया। तो आप ये त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज का एरिया क्या होता है, आपने पढ़ा था अभी, फॉर्मूला आपने पढ़ा था एरिया का, 1/2 B इंटू H पढ़ा था ना। तो 1/2 B की जगह कितना, B की जगह L लंबाई है, L ले लिया, H की जगह हाइट कितना, WL है, WL ले लिया। कितना आ गया यहाँ से, WL²/2, ये एरिया की वैल्यू आ गई। साथ ही x बार भी निकाल लीजिए, यहीं पर x बार कितना होता है, बार बार नहीं निकालना पड़ेगा आपको। x बार कितना आएगा, इसका x बार आपको बताया था, यहाँ कहीं होगा, और इधर साइड का लेते हैं हम x बार, इस साइड वाला, ये वाला, ये क्या होगा, x बार कितना बताया था, 2/3b बताया था, 2/3b, डेट मीन्स 2/3, और b की जगह कितना रखेंगे, लंबाई L है यहाँ पर, बेस इसका L ले लेंगे, तो 2/3L हो जाएगा, ठीक है, जिसे आप कह सकते हैं 2L/3। यहाँ तक क्लियर, एरिया मिल गया, x बार मिल गया। अब पहले स्लोप कैलकुलेट कर लो, तो थीटा B बराबर थीटा B माइनस थीटा A की वैल्यू 0 है, 0 रख दिया, बराबर में एरिया की वैल्यू WL²/2, WL²/2, नीचे EI है, EI को सेम लिखा रहने देंगे यहाँ से। तो इस तरह से आपका निकल गया स्लोप। थीटा कितना आ गया, थीटा B कह दीजिए, WL²/2
2EI, ये पहला फॉर्मूला डेराइव हो गया आपका। इतना यहाँ तक बताइए, क्लियर हुआ? ये इतना समझ आ रहा है सभी को? अब स्लोप निकल गया, डिफ्लेक्शन निकाल लीजिए। डिफ्लेक्शन हटा दें इसको, मैं इसको हटा रहा हूँ सिर्फ ऊपर से, यहाँ से इसे हटा देते हैं। कंडीशन आप लिख लीजिएगा, बाकी डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है साइड में, आराम से समझिएगा। 4 डेरिवेशन होंगे आज, जो चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें से एक आपके पेपर में आएगा। इसके बाद डिफ्लेक्शन निकालते हैं। डिफ्लेक्शन लिख लीजिए यहाँ पर। डिफ्लेक्शन को हिंदी में विक्षेप कहते हैं। डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या बताया था? बाई बी माइनस बाई ए बराबर ए एक्स बार अपॉन ई आई, यही बताया था। बाई बी माइनस बाई ए की वैल्यू 0 है, 0। एरिया की वैल्यू डब्लू एल स्क्वायर अपॉन 2 है इंटू, और एक्स बार की वैल्यू 2L/3, 2L/3 है। ठीक है, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, समझ पा रहे हैं? क्या बचेगा? ये W और EI और था नीचे अपॉन में क्या और है? EI और है, EI। तो ऊपर तक कितना हो गया? इधर लिख लेते हैं, बाई बी बराबर WL की पावर 3 हो गया ऊपर, WL की पावर 3 अपॉन में नीचे 3 बचा और EI बचा 3EI। तो ये आ गया क्या? ये आ गया बाई की वैल्यू। ठीक है, स्लोप मिल गया, डिफ्लेक्शन मिल गया, याद हो जाएगा सभी को? ये क्लियर है? जल्दी से नोट कीजिए, फिर इसकी अगली कंडीशन देखते हैं। बस इतना ही पूछा है, मात्र इतना सा क्वेश्चन 5 नंबर में आया था, और बहुत सिंपल है, आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी का दूसरा पार्ट देख लेते हैं। हटाएं इसको, चलिए सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड केस है, कैंटिलीवर के मुक्त सिरे से हटकर किसी भी अन्य बिंदु पर बिंदु भार लगा है। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर। ये सेकंड केस है, सेकंड डेरिवेशन है छोटा सा, और ये नहीं पूछेगा लेकिन न्यूमेरिकल में यूज होगा, इसलिए इसको समझ लेंगे आप। ठीक है, क्या लिखा है? कैंटिलीवर बीम के मुक्त सिरे से हटकर किसी अन्य बिंदु पर बिंदु भार लगा है। बिंदु भार लगा है। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? हम इंग्लिश में बोल देंगे कैंटिलीवर बीम विद ए पॉइंट लोड एट एनी पॉइंट। सिंपल लैंग्वेज में, कैंटिलीवर बीम विद ए पॉइंट लोड एट एनी पॉइंट। अब किसी भी पॉइंट पर लगा है पॉइंट लोड। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं। ये कैंटिलीवर बीम है, ठीक, यहाँ पर मुक्त सिरा है इसका, ये ए कह दिया, ये बी कह दिया। अब इस मुक्त सिरे पर ना लग के अन्य किसी पॉइंट पे लगा, सपोज आप यहाँ लगा लो, कहीं भी लगा लो। मान लिया मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, यहाँ। ठीक है, यहाँ लगा दिया मैंने, यहाँ पर लगा दिया पॉइंट लोड W। इस पॉइंट को नाम दे दिया C, जिस पर लग रहा है ये। तो अब बीम किस तरह से डिफ्लेक्ट होगी, बेंड किस तरह से होगी? तो यहाँ तक जहाँ पर लोड लगा, यहाँ तक तो ये कर्व बनेगा। यहाँ तक तो क्या बनेगा? कर्व बनेगा इस तरह से। ठीक है, कर्व बना लीजिएगा इस तरह से यहाँ तक, एंड इसके बाद बनेगी स्ट्रेट लाइन। नीचे को बनेगी क्या? स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन। ऐसे, मतलब एक तो ये मैंने यहाँ से कर्व बना, इसके इस पर टेंजेंट खींची है, और यहाँ से आगे यहाँ तक बना क्या? यहाँ तक बना कर्व, और यहाँ से आगे सीधी लाइन बनेगी, और यहाँ पर आ जाएगा बी पॉइंट पर, ये वाला बी पॉइंट पर, यहाँ पर ये पॉइंट इस तरह से, ऐसे। ये समझ आ रहा है इतना? मतलब कहने का क्या है, इसको हटाओ पीछे से, यहाँ तक तो रहेगा ये कर्व, यहाँ तक, यहाँ से फिर सीधी लाइन। और हम यहाँ पर अगर स्लोप इसका बताएंगे स्लोप, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या खींचेंगे? स्पर्श रेखा। वो स्पर्श रेखा इस लाइन से मिल जाएगी। यहाँ पर जो हम टेंजेंट खींचेंगे, कर्व का टेंजेंट, वो कर्व का जो टेंजेंट होगा ना, वो इस लाइन से मिल जाएगा, इस तरह से आएगा और इस लाइन से मिल जाएगा वो।
ऐसे। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस पॉइंट पर क्या, सी पॉइंट पर अगर हम देखें लाइन खींची हमने, और एक लाइन हमने कहाँ खींची, एक हमने इस पॉइंट पे खींच दी, इसको थोड़ा आगे ले आओ इस तरह से, एक हमने इस पॉइंट पे खींच दी, किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। तो आप जानते हैं सभी, अगर ऐसे कोई लाइन है और यहाँ पर हम एंगल देख रहे हैं, एक तो एंगल हमने यहाँ देखा थीटा, दूसरा एंगल यहाँ थीटा, दोनों बराबर होंगे, आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ पर कह दीजिएगा इसको थीटा बी, इस पॉइंट पे कह देंगे क्या, थीटा बी, ये बी पॉइंट पर है, इस पे कह देंगे थीटा सी, ये सी पॉइंट पर है। तो थीटा बी और थीटा सी दोनों कैसे होंगे, इसमें सेम होंगे। डायग्राम ही मेन था, इसको ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, ए से लेकर के और सी तक की जो डिस्टेंस है इसको स्मॉल ए मान लीजिए। आपकी बुक में हो सकता है इसको स्मॉल एल मान रखा हो, और ए से बी तक की जो डिस्टेंस है इसको कैपिटल एल मान रखा हो। कैपिटल एल यहाँ दिखा देता हूँ मैं, कैपिटल एल कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी है, ये कैपिटल एल है, ये वाली डिस्टेंस, और ये स्मॉल एल होगी, लेकिन इसको हम स्मॉल ए मानते हैं स्टैंडर्ड, तो आप स्मॉल ए मान के कीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे फिर एल और एल में। क्या रहेगा, ये स्मॉल ए रहेगा, मतलब फिक्स सिरे से ए दूरी पे लगा था पॉइंट लोड, और टोटल लंबाई एल थी इसकी। यहाँ तक समझ पा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर डिफ्लेक्शन की बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक डिफ्लेक्शन है तो बाई सी रहेगा, सी पॉइंट पर यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ पर क्या होगा, ये वाई बी होगा, वाई बी। तो मैक्सिमम हमारा बी पॉइंट पे ही है। डायग्राम ही बस समझना मैंने आपको, मैक्सिमम बी पॉइंट पर है यहाँ पर। ये डायग्राम समझ आया सभी को। एल टोटल लंबाई, स्मॉल ए लंबाई पर पॉइंट लोड डब्ल्यू लगा हुआ है, यहाँ तक कर्व बनता है, यहाँ से आगे सीधी लाइन बनती है, थीटा दोनों पॉइंट पर कैसा रहता है, सेम रहता है। आई थिंक सो इतना आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सबसे पहले हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे, स्लोप। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है जो पीछे लगा रहे थे आप। अब स्लोप यहाँ पर आप लिख दीजिएगा एक लाइन, क्या, थीटा सी एंड थीटा बी दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। थीटा सी और थीटा बी दोनों सेम होंगे, ये चीज़ आपको स्टार्टिंग में लिख लेनी है इसमें, ठीक। अब यहाँ देखिएगा, चूंकि थीटा सी की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से आप देख लीजिए, जितना थीटा सी है उतना ही थीटा बी है। तो अगर ये वाला बीम का पार्ट अगर मैं सोचूं इधर सी से बी तरफ, बी की साइड की बीम है ही नहीं, तो केवल इतनी बीम क्या हो जाएगी, जो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था कि इसके मुक्त सिरे पर पॉइंट लोड डब्ल्यू आ रहा हो, तो स्लोप क्या आता है हमारा, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2EI। अब एल की जगह दूरी स्मॉल ए है, तो डब्ल्यू ए स्क्वायर अपॉन में 2EI, ये आ जाएगा स्लोप आपका सी पर, ठीक है। अब सी पर जितना स्लोप आया है उतना ही स्लोप क्या रहेगा हमारा, बी पर रहेगा। डेट मीन्स यहाँ से हमारा थीटा सी और थीटा बी दोनों कितने आ जाएंगे आपके, थीटा सी और थीटा बी आ गए डब्ल्यू स्मॉल ए स्क्वायर अपॉन 2EI, इतना रहेगा। इसको अच्छे से याद कीजिएगा, ए दूरी तक लेते हैं सिर्फ स्लोप में। अब डिफ्लेक्शन इसका थोड़ा मेन है, डिफ्लेक्शन को अच्छे से समझना है आपको। डिफ्लेक्शन देखिए, डिफ्लेक्शन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन किस पॉइंट पर है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपका इस पर है, किस पर, बी पॉइंट पर। बट उससे पहले सी पॉइंट पे निकाल लेंगे हम। सी पॉइंट पे निकालेंगे तो समझिए सी से बी की तरफ बीम नहीं है, केवल इतनी बीम है। अगर इतनी बीम है तो इससे पिछला जो केस पढ़ा था हमने वही बन जाएगा। ये सी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन डब्ल्यू और मुक्त सिरे पर एल है, एल की जगह ए है, तो ए की पावर 3/3EI, जो पीछे भी किया था क्वेश्चन, 3EI इतना आएगा ये सी पर। यहाँ तक समझ पा रहे हैं, सी पर तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आई थिंक सो, ठीक है। अब मेन किस पर है, बी पॉइंट पर जो है बाई बी निकालना, बाई बी यहाँ पर मैंने बाई बी कितना आएगा देखो, मैं इसको यहाँ से इधर आगे बढ़ा दे रहा हूँ, ऐसे मिला दे रहा हूँ इसको, ऐसे यहाँ पर मैंने आगे मिला दिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये बाई सी रहेगा सेम इतना। इसको कुछ नाम दे दो, सपोज मैंने PQR नाम दे दिया, इसको PQR या कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, PQR त्रिभुज नाम दे दिया मैंने इसको। तो एक तो क्या, यहाँ से यहाँ तक तो बाई सी हो गया, और यहाँ से Q से लेके R तक की दूरी और ऐड होगी इसमें, बाई सी और प्लस में QR, यही तो आएगा। मैंने इसको एक इक्वेशन बना दिया, खुद देख लीजिए। बाई बी की वैल्यू 20 है, और यहाँ तक की वैल्यू ये बाई बी क्या आएगी, यहाँ से यहाँ तक बी से लेके Q तक तो ये था आपका क्या था, बाई सी था, एंड नीचे ये वाला और ऐड हो जाएगा इसमें, Q से लेके R तक की जो दूरी है ये वाली। तो मैंने इक्वेशन बना दिया, मतलब हमें QR चाहिए मेन। QR कैसे निकालेंगे, आप निकाल दीजिए QR की वैल्यू किससे, त्रिभुज PQR से। त्रिभुज PQR से आप लगा दीजिए, ये थीटा सी है ना, tan थीटा सी लगा दीजिए, tan थीटा सी। tan थीटा बराबर लंबवट्टे आधार होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा सी इसके सामने की भुजा ये परपेंडिकुलर होगी QR,
क्यू आर अपॉन में बेस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आधार है पी क्यू। अब पी क्यू को आप देख पा रहे हैं पी क्यू और ये बी सी एक जैसा, सी बी, पी क्यू और सी बी सेम है ना ये। तो यहाँ से देखिए अब लिख दीजिएगा, चूंकि या ऐसा लिख देना थीटा सी इज वेरी स्मॉल, जो इसमें स्लोप बनता है बहुत स्मॉल बनता है, इसलिए टेन थीटा सी को थीटा सी के बराबर लिख देंगे, टेन थीटा सी बराबर थीटा सी। जब भी थीटा की वैल्यू बहुत कम होती है लगभग जीरो के बराबर, तो टेन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर ही हो जाती है, जैसे टेन जीरो का मान जीरो होता है इस तरह से, ठीक है। तो जब भी कम होगा एंगल, तो इस केस में टेन थीटा सी बराबर थीटा सी आ गया। तो यहाँ पर तो थीटा सी लिख दो, सिर्फ थीटा सी लिख दिया। एंड क्यू आर हमें कैलकुलेट करना है, क्यू आर अपॉन पी क्यू की वैल्यू देखो, पी क्यू ये वाली वैल्यू, ये मतलब ये वैल्यू टोटल एल है, अगर इस एल में से स्मॉल ए निकाल देंगे तो ये मिल जाएगा आपको एल माइनस ए, ये मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। हो सकता है आपकी बुक में इसको स्मॉल ए दे रखा हो, कंफ्यूज नहीं होना, आप ए यूज कर सकते हैं या फिर स्मॉल एल यूज कर सकते हैं। क्यू आर क्या आ जाएगा, इसको इस साइड ले जाओ, तो यहाँ से क्यू आर मिल गया कितना, क्यू आर बराबर थीटा सी इंटू में एल माइनस ए। ये समझ आया, इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, बाई बी बराबर मिल जाएगा यहाँ से बाई सी प्लस में थीटा सी इंटू में एल माइनस ए। समझ आ रहा है ये। तो यहाँ से बाई बी बराबर फॉर्मूला क्या निकल आएगा, इन दोनों की वैल्यू आपको ऊपर पता है, बाई सी की वैल्यू आप निकाल चुके, ये है डब्ल्यू स्मॉल ए की पावर 3/3 ई आई प्लस में थीटा सी, ये रहा डब्ल्यू ए स्क्वायर अपॉन में 2 ई आई और एल माइनस ए, एल माइनस ए, ये हो जाएगा किसका फॉर्मूला, बी पॉइंट पर स्लोप की, उसकी डिफ्लेक्शन की वैल्यू। डिफ्लेक्शन या स्लोप दोनों निकल गए इस केस में। इस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, लेकिन डेरिवेशन इसका कभी नहीं पूछा गया आज तक, लेकिन फिर भी मैंने करा दिया है। तो ये फॉर्मूला आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये डायग्राम याद रखिएगा। बाई सी और थीटा सी दोनों फॉर्मूले पीछे वाले ही हैं, मुक्त सिरे पर पॉइंट लोड डब्ल्यू लगता था उसके, बस एल की जगह पर ए रख देना था आपको, सिंपल। एंड बाई बी निकालने के लिए आप दोनों को जोड़ेंगे, किस किस को, बाई सी को प्लस थीटा सी को, थीटा सी में गुणा और कर देना किससे, एल माइनस ए से। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। क्लियर हुआ सभी को ये। चलिए इसको रफ करते हैं और देखते हैं अगला केस। 1 जनवरी से सभी बैच क्या चलेंगे, लास्ट मूवमेंट बैच चलेंगे, मैराथन क्लास होंगी फिर। बस 1 जनवरी तक पार्ट वाइज दे रहे हैं आपको, तब तक कितना होता देखते हैं। अगला तीसरा केस है, कैंटिलीवर धरन की संपूर्ण लंबाई पर यूडीएल लगाए। तीसरा केस क्या है, कैंटिलीवर मतलब प्रास धरन की संपूर्ण लंबाई पर यूडीएल, संवितरित भार कहते हैं हिंदी में इसको, यूडीएल लगा है, ठीक है। इंग्लिश में आप लोग ऐसे बोल दीजिएगा, इंग्लिश में क्या बोल देंगे इसको, कैंटिलीवर बीम विद यूडीएल। कैंटिलीवर बीम विद यूडीएल एट, संपूर्ण लंबाई टोटल लेंथ कह दीजिए या फिर होल स्पैन कह दीजिए। मैं यहाँ टोटल लेंथ लिख दे रहा हूँ सिंपल लैंग्वेज में, टोटल लेंथ, ठीक है। पहले डायग्राम बना लेते हैं। यह है कैंटिलीवर बीम, इस तरह से इसकी टोटल लंबाई पे लगा दीजिए यूडीएल। ये लग गया यूडीएल। यूडीएल की वैल्यू स्मॉल डब्ल्यू दिखा दीजिएगा, स्मॉल डब्ल्यू आप न्यूटन पर मीटर, किलो न्यूटन पर मीटर या पर यूनिट दिखा दीजिए, आपकी चॉइस है ये। मैं न्यूटन पर मीटर में दिखा दे रहा हूँ, यूडीएल है, ठीक है, पर मीटर में रहता है हमेशा। लंबाई यहाँ से यहाँ तक मान लिया आपने एल है, ये कितनी लेंथ है एल, ये। इसमें भी किस तरह से कर्व बनेगा, पूरी लंबाई तक लगाया तो पूरा यहाँ तक जाएगा कर्व, यहाँ तक बी पॉइंट तक, इस पॉइंट बी तक रहेगा कर्व, ऐसे। समझ पा रहे हैं सभी, अच्छे से बनाइएगा डायग्राम, यस। इसको पॉइंट को नाम ए दे दीजिए, इस पॉइंट को नाम बी दे दीजिए। ए पॉइंट पर फिक्स सिरा है तो बाई ए भी 0 रहता है, बाई बी ये भी 0 रहता है। बी पॉइंट पर मैक्सिमम होगा,
यहाँ से और यहाँ तक, इसको कह देंगे बाई बी, और इस पर अगर हम कोई टेंजेंट खींचें इस तरह से स्पर्श रेखा, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसको कह देंगे थीटा बी। यहीं पे दिखा दो, हॉरिजॉन्टल के साथ ही बना रहा है स्लोप, ये जो स्पर्श रेखा है एंगल, इसको स्लोप कहते हैं। डायग्राम समझ आया? इसका BMD भी साथ में बना देते हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगी, BMD डेरिवेशन है। एक तो पहला डेरिवेशन सबसे पहला वाला, एक ये तीसरे वाला, 2 डेरिवेशन है, दोनों इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इनको तैयार कीजिएगा अच्छे से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बीच वाला जो था वो न्यूमेरिकल के लिए ज़रूरी था, इसके 2nd नंबर का जो कराया था। देखिए डायग्राम कैसे बनेगा इसका, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाना, BMD बना रहे हैं, तो B पॉइंट पे लोड क्या होगा, 0 0 आएगा, ठीक, दिखा नहीं रहे, सिर्फ 0 आएगा। इसके बाद A पर कितना आएगा, UDL है तो W इंटू एल, तो टोटल लोड हो जाएगा कितना, WL। हमेशा सेंटर पे लगता है तो L का आधा करके मल्टीप्लाई कीजिए, L/2 कितना आ गया, WL²/2, WL²/2 आएगा A सिरे पर। A सिरे पर यहाँ पर कितना आएगा, इनको याद कर लीजिएगा अगर आपको ऐसे याद ना रहे तो। इस A सिरे पर आ जाएगा WL²/2 यहाँ पर, और डायग्राम बन जाएगा आप किस तरह, पैराबोला। ऐसे ही तो बनता है, UDL के केस में पैराबोला बनता है ना, त्रिभुज ना बन के पैराबोला बनेगा ये इस तरह का, ठीक। और ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, ये वाली, इसको दिखा दीजिए, ये वाली वैल्यू है स्मॉल WL²/2, ठीक है। ये लंबाई L है बीम की, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या L है। मैंने आपको इसका एरिया भी बता रखा है, x बार भी बता रखा है। x बार क्या होगा, सेंटर यहाँ से लेकर के इधर साइड की ये दूरी है ये वाली, ये इसका x बार रहेगा। क्लियर ये चीज़, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले लिखेंगे स्लोप का फॉर्मूला। स्लोप 2 पॉइंट के बीच में निकालते हैं, एक तो 0 वाला पॉइंट लेंगे स्लोप का, थीटा भी दिखा दीजिए, दोनों जगह लिख दिया, थीटा A लिखा जाएगा, थीटा A, थीटा भी दिखा दीजिए। थीटा यहाँ पर 0 है, यहाँ पर मैक्सिमम है, इन दोनों के बीच में मतलब पूरी बीम पर लेंगे। यहाँ लिख दीजिएगा, किस तरह लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे स्लोप, स्लोप, ठीक है। स्लोप का फॉर्मूला थीटा B माइनस थीटा A बराबर A/EI, यही होगा, ठीक है। सबसे पहले एरिया निकालो, साथ में x बार भी निकाल देंगे। एरिया का फॉर्मूला अभी बताया था क्या, ये साइन कर्व्ड पैराबोला है, त्रिभुज जैसा ही लगता है लगभग। त्रिभुज में 1/2 लेते हैं, इसमें 1/3 लेते हैं, 1/3 B इंटू H लिखवाया था फॉर्मूला आपको ये। तो यहाँ वैल्यू रखिए सबकी, तो 1/3 B मतलब चौड़ाई, यहाँ से यहाँ तक L है, ये L हो गया। H की जगह पे कितना, WL स्क्वायर, स्मॉल WL²/2, ओवरऑल कितना आ गया ये, स्मॉल WL³ हो गया, अपॉन में नीचे 6 आ गया, 3 दूनी 6, 6। समझ आया। सेम ऐसे ही x बार निकाल दीजिए। x बार कितना आता है, 3/4, कितना आता है 3/4B, ठीक है। तो 3/4, और B के प्लेस पर क्या आएगा, B की जगह L आएगा, लंबाई L है तो L, ये समझ आया। अब पहले निकालिए स्लोप, तो यहाँ से स्लोप क्या आ जाएगा, थीटा B माइनस थीटा A 0 है, बराबर एरिया की वैल्यू स्मॉल WL3/6, नीचे EI है EI, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया स्लोप का। स्लोप का फॉर्मूला थीटा B बराबर स्मॉल WL3/6 EI। क्लियर हुआ ये, ठीक है। इसी तरह डिफ्लेक्शन निकाल दीजिए। डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन को हिंदी में विक्षेप कहते हैं। बाई B माइनस बाई A बराबर में AX बार अपॉन EI, ठीक। यहाँ से वैल्यू रखिए, तो बाई B माइनस बाई A की वैल्यू 0 है, बराबर एरिया की वैल्यू कितनी आई थी, एरिया ये है स्मॉल WL3 अपॉन में 6 इंटू में x बार की वैल्यू ये है 3/4L अपॉन में नीचे क्या है EI, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ गया यहाँ से, देखिए 3 से काटेंगे 6 को 2 बार कटेगा ये, और 2 4 दूनी 8 हो गया, नीचे 8 आ जाएगा, L4 आएगा। तो यहाँ से जो बाई V निकल के आ गया, बाई V स्मॉल WL4 अपॉन में नीचे 8 आएगा EI, ये आ गया क्या, बाई V की वैल्यू। ये बताइए सभी को क्लियर है ये चीज़। इसके बाद ये लिखना है, समझ आ गया सभी को, क्लियर है ना। ये देखिए 3 से 2 बार कटेगा ना, 2 चौक 8 EI, नीचे ही आ जाएगा 8 ये, और WL4 हो गया, ठीक है। तो ये स्लोप, ये डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला इस बीम के लिए देख लीजिए अच्छे से। चलिए हटा दें इसको हटाते हैं और अगले की मतलब अगले टॉपिक, इसके अगले केस पे मूव करते हैं।
इसको तैयार कीजिएगा, ठीक है। 2 ही डेरिवेशन आपको तैयार करने हैं अभी तक जो 3 कराए इनमें से, एक तो सबसे पहला और एक ये वाला। इसके बाद अगला केस देखते हैं। आप केस में सारे आपको पढ़ा रहा हूँ जिससे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब हम लगाएंगे तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। और बहुत टफ नहीं है, आप कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएंगे। अभी से ज़्यादा मेहनत की आदत डाल लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जब आप आरसीसी पढ़ेंगे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है आपको, तो इसीलिए चीज़ों को आसान बनाना सीखिए। कोई भी चीज़ अगर बहुत बड़ी है, मतलब डेरिवेशन है या कुछ भी है, तो उसको देख के डरिएगा मत कि ये बड़ा है, ज़्यादा समझ नहीं आएगा, सब कुछ समझ आएगा। क्योंकि आगे अब जो भी आप इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे उसमें छोटे मोटे फॉर्मूले ना आके स्टेप वाले क्वेश्चन चलेंगे, कि क्वेश्चन में कम से कम 8-8 स्टेप यूज हो जाते हैं, 10-10 स्टेप यूज होते हैं। जब आप बीम का डिज़ाइन करना सीखेंगे, स्लैब का डिज़ाइन करना सीखेंगे, तो आपके क्वेश्चन काफ़ी बड़े रहेंगे, ठीक है। अगला चौथा केस है, कैंटिलीवर के फिक्स सिरे से कुछ लंबाई L तक संवितरित भार लगा है। चौथा केस, कैंटिलीवर, आप हिंदी में प्रास धरण लिख लीजिएगा, भूल जाते हैं कभी कभी, कैंटिलीवर लिख लीजिए, कैंटिलीवर बीम या प्रास धरण। कैंटिलीवर बीम के फिक्स सिरे से, फिक्स्ड सिरे को एंड कहते हैं इंग्लिश में, फिक्स्ड एंड से, यहाँ पर बुक में आपकी स्मॉल l लिखा है, मैं स्मॉल a लिख रहा हूँ, स्मॉल a लंबाई तक यूडीएल लगा है। मतलब टोटल लंबाई तक नहीं लगा रखा, स्मॉल a लंबाई तक लगा रखा है। इंग्लिश में कह दीजिए कैंटिलीवर बीम लोडेड विद यूडीएल, लोडेड विद, यहाँ लंबाई की जगह बेटा कुछ लंबाई लिखिएगा, आपको याद तब भी रहेगा ना, स्मॉल a कुछ लंबाई तक यूडीएल लगा है। इंग्लिश में क्या था, इंग्लिश में है, इंग्लिश में लिखिए इसको, कैंटिलीवर बीम लोडेड विद, कैंटिलीवर बीम लोडेड विद, कैंटिलीवर बीम लोडेड विद यूडीएल ओवर इट्स, यूडीएल ओवर इट्स सम पार्ट, ओवर इट्स सम पार्ट ऑफ लेंथ, ऑफ सम पार्ट ऑफ लेंथ, कितनी लेंथ, स्मॉल a, कहाँ से, फ्रॉम फिक्स एंड, फ्रॉम फिक्स एंड, ठीक है। इनकी हेडिंग है और ये एज इट इज क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जाते हैं। अब आपको क्या करना है, अब टोटल लंबाई तक ना लगा के a लंबाई तक लगाना है सिर्फ यूडीएल। ये बीम है कोई, सपोज आपने यहाँ तक लगा दिया, एक ही बार बनाइएगा आप, डबल बन गया, सही है। यूडीएल बना रहे हैं, ठीक, सही से बना लीजिएगा। मान लो यहाँ तक है, कितना है, ए लेंथ है, ए यहाँ से यहाँ तक की, ठीक, यहाँ तक की लेंथ ए है, ठीक है। यहाँ तक यूडीएल लगा है स्मॉल ए लंबाई तक, और बीम की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ये एल है, ठीक है, ये एल है। इसको नाम दे दिया ए है, इसको नाम दे दिया बाहर वाले सिरे को बी है, आप यहाँ लिख दीजिए बी है, और ये वाला पॉइंट सी है, ठीक। यहाँ तक तो कर्व की फॉर्म में मुड़ेगा, ये यहाँ तक क्या होगा, एक कर्व बनेगा इस तरह से, ऐसे यहाँ तक कर्व बनाइएगा। यहाँ के बाद स्ट्रेट लाइन एक, जो कि इसके स्पर्श रेखा वाले पॉइंट से मिल जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से। कोई बात नहीं, बड़ा बन गया थोड़ा सा, अपने हिसाब से आप बनाइएगा, स्केल से खींच के अच्छा से बना सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पर जब मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगा ऐसे, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनेगा ये थीटा बी होगा, ये वाला थीटा बी। यहाँ पर अगर मैंने एक टेंजेंट खींचा इस तरह से, ये टेंजेंट इससे ही मिल जाएगा, ठीक है, स्पर्श रेखा नीचे से ही मिल जाएगी इस तरह से। और यहाँ पर मैंने खींचा इसको, तो यहाँ पर जो मिलेगा वो थीटा सी होगा। यहाँ भी थीटा बी और थीटा सी सेम रहेगा, जैसे पीछे किया था सेम वैसे ही। इसको आगे बढ़ा दो इस तरह से, ऐसे आगे बढ़ा दो इसको,
और सही से मिला दो सीधा सीधा, ठीक। इसको P नाम दे दो पॉइंट को, इसको Q नाम दे दो पॉइंट को, इसको R नाम दे दो, PQR त्रिभुज बना दीजिएगा। ये वाला YC होता है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक YC, एंड इधर ये जो रहेगा टोटल नीचे तक, ये क्या होगा, ये YB रहेगा, YB। इतना समझ आ रहा है ना सभी को, ये डायग्राम क्लियर हुआ, डायग्राम ही मेन था बस। और ये जो लग रहा है यूडीएल, इसकी वैल्यू स्मॉल w दिखा दीजिए, इस यूडीएल की वैल्यू कितनी है, स्मॉल w, वही न्यूटन पर मीटर में दिखा दीजिएगा। इतना डायग्राम क्लियर है ना, और डायग्राम समझ आ गया तब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। बिल्कुल पीछे की तरह से करना है। स्लोप, SLOPE, स्लोप। स्लोप यहाँ पर हमें पता है दोनों पॉइंट पे सेम है, थीटा C बराबर थीटा B। और फॉर्मूला कौन सा लगेगा, डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ मैं, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ तक की लंबाई के लिए यूडीएल का केस पीछे अभी देखा था हमने, W स्मॉल w L की पावर 3 आ रहा था, तो यहाँ A है तो A की पावर 3 और नीचे 6 आता है, इसका 2 गुना 6 EI। पीछे हमने फॉर्मूला जो देखा था वही है, समझ आ गया, बस L की जगह A हो गया है। इतना क्लियर। स्लोप तो आपका सेम रहेगा बिल्कुल पीछे वाला, इसका कोई डेरिवेशन नहीं, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर यहाँ सेम लिख देना है। क्लियर हुआ। अब डिफ्लेक्शन देख लीजिए, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन मतलब विक्षेप। अगर मैं C पॉइंट की बात करूं तो C पॉइंट तक का जो है ये वाला, ये तो पीछे की तरह, इधर की बीम नहीं होती, तो ये वाला केवल समझो टोटल लंबाई पे लगा है, टोटल लंबाई L है, L लंबाई पे लगा है, तो स्मॉल w A है, A की पावर 4/8 EI आया था, 8 EI रहेगा। L होता था टोटल लंबाई, तो L पर L की पावर 4, यहाँ A लंबाई तक है तो A की पावर 4 करेंगे। समझ पा रहे हैं इतना, ये YC आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें B पॉइंट वाला चाहिए, हमें चाहिए बाई B। बाई B क्या आएगा, आप खुद देखिए, यहाँ से यहाँ तक YC प्लस QR आएगा, YC प्लस में QR, एक इक्वेशन बना दी QR निकालने का। सेम तरीका त्रिभुज PQR से, ये QR मैंने खुद से माना है, आपको आसान करने के लिए आप मान सकते हैं ऐसा। PQR से tan थीटा C लगा दीजिए यहाँ पर, tan थीटा C बराबर लंब कितना है QR, अरे QR आधार कितना है PQ, P से Q तक की दूरी, QR क्या आएगा, यहाँ लिख दीजिएगा वही चीज, थीटा C इज वेरी स्मॉल, थीटा C बनाइए, थीटा बनाइएगा, थीटा C इज वेरी स्मॉल। जब थीटा C बहुत छोटा है तो इस केस में tan थीटा C बराबर हो जाएगा थीटा C के, तो यहां से इसको लिख दीजिएगा थीटा C बराबर QR अपॉन PQ। ठीक, इधर सॉल्व कर लीजिए, QR क्या आ जाएगा, यहाँ से QR बराबर आ गया बेटा, PQ की वैल्यू भी रख दे रहे हैं यहाँ। PQ की वैल्यू क्या है, PQ की वैल्यू क्या है, PQ ये वाला, यानी ये वाली दूरी है, टोटल L है, L में से स्मॉल a घट जाएगा, L माइनस स्मॉल a आएगा, जैसे पीछे निकाला था सेम वही तरीका है। तो QR यहाँ से कितना आ गया, थीटा C इंटू में L माइनस a। इसको समीकरण 1 में पुट कीजिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से बाई B बराबर क्या मिल जाएगा, बाई C प्लस में थीटा C और L माइनस a। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, वही पीछे वाली वैल्यू, बाई C की वैल्यू ये वाली, स्मॉल w a की पावर 4 अपॉन में 8 EI प्लस थीटा C स्मॉल w a की पावर 3 अपॉन 6 EI और ब्रैकेट में L माइनस a। ये क्लियर हुआ आप सबको, ठीक है, समझ आ गया। बिल्कुल सेम पीछे जो किया था ना पॉइंट लोड वाला केस, जिसमें पॉइंट लोड टोटल लंबाई तक ना लग के स्मॉल a लंबाई तक लगा हुआ था, टोटल लंबाई L थी, उस केस में भी QR की वैल्यू सेम निकली थी। ऐसे ही बाई भी निकला था, थीटा C थीटा भी वहाँ भी सेम थे, बाई C। ये सब कुछ समझ पा रहे हैं ना, इसको नोट करते रहिए साथ साथ, अपने हाथ से लिखेंगे चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। अब इसको रफ करते हैं और 5वां कंडीशन, कैंटिलीवर की एक और कंडीशन देखते हैं, 5वीं कंडीशन। उस कंडीशन में क्या है, उस कंडीशन में यहाँ से फिक्स सिरे से ना लगा करके इसके फ्री एंड से इधर लगा रखा है यूडीएल, इधर से ना लगा के इधर लगा देगा, तो उस केस का और देख लो, पूछा नहीं जाएगा लेकिन कर लेते हैं, उस पर क्वेश्चन बन सकता है न्यूमेरिकल। ठीक है, 5 केस हैं, इन 5 केस में से 2 के तो डेरिवेशन आपको तैयार करने हैं काफ़ी अच्छे से। कौन कौन से, एक तो फ्री एंड पर जब पॉइंट लोड लगा होगा उसके लिए स्लोप डिफ्लेक्शन, दूसरा जब टोटल लेंथ पर यूडीएल लगा है उसके लिए स्लोप डिफ्लेक्शन। बाकी जो एक्स्ट्रा 3 केस हैं इनको भी लिखें अपनी कॉपी में, इस पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे
जो मैं आपको कल क्लास प्रोवाइड करूंगा उसमें। चलिए इसको हटाते हैं। अब पांचवा केस समझेंगे। पांचवा केस क्या है? क्या है पांचवा केस? पांचवा है कैंटिलीवर के मुक्त सिरे से आंशिक लंबाई पर यूडीएल। कैंटिलीवर बीम के मुक्त सिरे से, मुक्त मतलब फ्री, फ्री एंड से आंशिक लंबाई पर, आंशिक मतलब कुछ लंबाई, वही लिख दिया मैंने, मुक्त सिरे से, जो लिखा है वही लिख लेते हैं, आंशिक लंबाई तक यूडीएल लगा है। ठीक है, इंग्लिश में कह दीजिए कैंटिलीवर बीम लोडेड विद यूडीएल, मिटाया गलत था। पांचवा केस है कैंटिलीवर बीम लोडेड विद यूडीएल ओवर इट्स सम पार्ट, over its some part of length from free end, of length from free end। अब इस बार आपको लेंथ नहीं दे रखी, कितनी लेंथ है सिर्फ लिखा हुआ है। आंशिक लंबाई मतलब कुछ भी लेंथ हो। ठीक है, क्वेश्चन जब भी आपको मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा ऐसे। टोटल लंबाई तो एल ही रहेगी, लेकिन जो यूडीएल है वो इधर फ्री एंड से इधर को चलेगा, इधर को, इस साइड को ऐसे ऐसे लगा रखा है कुछ लंबाई तक, वही स्मॉल डब्ल्यू इंटेंसिटी का। ठीक है, बाकी इधर की लेंथ स्मॉल ए है, जैसे अभी किया था सेम वैसे ही स्मॉल ए है। इधर की लेंथ क्या रहेगी? एल माइनस ए, इधर एल माइनस ए लेंथ तक लगा है ये वाला। ये पॉइंट ए है, ये बी है, और ये पॉइंट क्या सी है, सी है। तो यहाँ पर पहली चीज़ आपको बता दें, थीटा तो सेम पीछे वाला ही रहेगा, थीटा में कोई बदलाव नहीं आएगा, थीटा का फॉर्मूला वही रहेगा, थीटा बी बराबर थीटा सी। और यहाँ पर पूरे में ही कर्व बनेगा, ये इस तरह से बनेगा, यहाँ भी और यहाँ तक सेम कर्व बनता आएगा ऐसे। अब इसमें ऐसा नहीं कि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आ जाए, क्योंकि यहाँ भी यूडीएल लगा दिया ना, तो इसमें क्या बनेगा आपका कर्व ही बनेगा आगे तक। ठीक, थोड़ा दूरी बचाने के लिए ऐसा किया है, नीचे और भी पार्ट बनेंगे इसके, इस तरह का डायग्राम बनेगा ये। तो यहाँ पर अगर आप टेंजेंट खींचेंगे यहाँ और यहाँ दोनों पे सेम जाएगा, वो कर्व थोड़ा सही से नहीं बन पाया है। बाकी लिख दीजिएगा थीटा की वैल्यू वही रहेगी सेम जो पीछे आपने निकाली थी। ठीक है, और यहाँ पर हमसे जो पूछा है इसमें केवल डिफ्लेक्शन पूछा है, स्लोप पूछा भी नहीं गया है। थ्योरी पार्ट है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, केवल डिफ्लेक्शन इसका पूछा है, तो हम डिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं। ये डायग्राम मिटा रहा हूँ, नीचे दो पार्ट बनेंगे इसके और। ठीक है, आप बुक में से बना लीजिएगा चाहो तो। दो पार्ट कौन कौन से बनेंगे, बस ये याद करने के लिए डेरिवेशन टाइप से आपसे नहीं पूछा जाएगा। कैसे याद करेंगे, ध्यान से सुनिए। मैं इसके नीचे दो बीम और बना रहा हूँ, वो बनानी पड़ेंगे, उन्हीं से समझ में आएगा। ये इसके नीचे एक बीम, ये एक और बीम बनेगी, दूसरी बीम ये वाली। ठीक है, टोटल लंबाई तक यूडीएल यहाँ तक लगा दिया, ये टोटल लंबाई तक लगा दिया मैंने यूडीएल यहाँ से यहाँ तक का। ये हमने पहली बीम पढ़ी थी, पहला टाइप। इसके लिए हमने पढ़ा था क्या, हमने डिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं हम, डिफ्लेक्शन पढ़ा था हमने। पहले डिफ्लेक्शन ही निकालेंगे, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट को नाम ए दिया, इस पॉइंट को नाम बी, हम बी पॉइंट पर निकालेंगे डिफ्लेक्शन बी पॉइंट पर। हम पहले केस के लिए निकाल रहे हैं, पहले केस के लिए बाई बी वन, इस पहले केस के लिए। जब टोटल लंबाई पे यूडीएल स्मॉल डब्ल्यू लगता है, हमने याद रखना है क्या है, डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन में 8 EI, यही आया था ना। दूसरा, इसकी ये जो लेंथ है ये वाली, ये स्मॉल ए लेंथ, यहाँ तक लगा दीजिए सिर्फ यूडीएल यहाँ तक। अब चूंकि हम क्या करेंगे, अब देख लीजिए, समझ लीजिए ध्यान से, ये टोटल लंबाई तक लगा है, ये सिर्फ इतनी लंबाई तक लगा है। अगर मैं इस टोटल में से इस लंबाई का यूडीएल माइनस कर दूंगा तो इतनी लंबाई तक के यूडीएल के लिए डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। एक बार फिर से सुनिए ध्यान से। क्या, अब यहाँ बना के डायग्राम नहीं दिखाना, सिर्फ ये 3 डायग्राम बनाने हैं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला मुझे फ्री एंड से यहाँ तक की दूरी का यूडीएल निकालना, जबकि लेंथ ये एल है, ये ए है। सेम यहाँ भी क्या है, टोटल लेंथ एल है, और ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये स्मॉल ए लेंथ है।
तो हमें क्या करना है, अगर इस टोटल लेंथ पर जो यूडीएल लगा है इसमें से ए लेंथ वाले यूडीएल को मैं माइनस कर दूं तो मुझे इतनी लंबाई का, इस साइड की लंबाई का यूडीएल मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इस लंबाई का डिफ्लेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा इस तरह से। बट यहाँ पर हम इसको माइनस करेंगे, पहले बी वाला फॉर्मूला भी लिख लो आप, बाई बी टू वाला फॉर्मूला क्या होता है, इतनी लंबाई तक के लिए जस्ट अभी पीछे आपको बताया था बाई सी प्लस थीटा सी एल माइनस ए, उससे निकल के आया था ना, उससे जो फॉर्मूला निकल के आया था मैं डायरेक्ट उसी को लिख रहा हूँ। वो फॉर्मूला हमारा आता है स्मॉल w a की पावर 4 अपॉन में 8 EI प्लस में थीटा सी की वैल्यू जो थी स्मॉल w a की पावर 3 अपॉन 6 EI और ब्रैकेट में l माइनस ए, ये निकल के आया था। ठीक है, इसके लिए किसके लिए, दूसरा केस जो हमारा ये a है ये b है, तो मैं इसको बाई b2 कह दिया। अब हम क्या करेंगे, हम अपने फ्री एंड से निकालेंगे, जो हमारी मेन बीम है इसका निकालेंगे, बाई बी निकालेंगे। मैं बाई बी के लिए क्या करूँगा, बाई B1 में से बाई B2 को माइनस करूँगा। अब बाई B2 को माइनस कर रहे हैं, इसीलिए आपकी बुक में ये जो डायग्राम होगा ना बीम का, यूडीएल ऊपर ना लगा करके इस यूडीएल को नीचे दिखा रखा होगा इस तरह से। नीचे दिखाने का मेन रीज़न क्या है, इसको माइनस किया गया है, इसीलिए इसको उल्टा दिखा दिया गया होगा। ठीक है, बुक में इसको उल्टा दिखा देते हैं, इसको माइनस किया है इसलिए। दोनों को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से हमारा मेन जो बाई मिलेगा, बाई बी, वो क्या मिल जाएगा, स्मॉल w कैपिटल L की पावर 4 अपॉन 8 EI माइनस ये वाला स्मॉल w a की पावर 4 अपॉन 8 EI, ये भी माइनस हो जाएगा, स्मॉल w a की पावर 3 अपॉन 6 EI ब्रैकेट में L माइनस ए। समझ पा रहे हैं, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, इनको माइनस करेंगे इसमें से। तो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं इधर का पार्ट, तो यहाँ से कितना बचेगा, ये बच जाएगा यहाँ से हमारे लिए बाई बी बराबर स्मॉल w अपॉन में 8 EI, ये आ गया कॉमन। अंदर क्या बचेगा, L की पावर 4 माइनस a की पावर 4, और इधर पीछे वाला पार्ट क्या है, माइनस में स्मॉल w a की पावर 3 अपॉन 6 EI और L माइनस a। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं इस फॉर्मूले को, बाकी तो ऊपर जो लिखा है उसी को याद कर लीजिएगा सिर्फ। ठीक है, आपकी बुक में यहीं तक दे रखा है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऊपर जो लिखा हो यहीं तक दे रखा है। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर रखा है, और बुक में लिखने का जो तरीका है वो इस तरह दे रखा है, माइनस किया है इसको, और यहाँ बड़ा ब्रैकेट यूज कर रखा है, अंदर प्लस है। तो वही चीज़ है, मतलब इस वैल्यू में से इसको माइनस करके दिखा दिया और सिंपल कर दिया बुक में, कोई बात नहीं। तो बस इतना सा आपको डिफ्लेक्शन निकालना था। स्लोप में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, स्लोप वही रहेगा जो पीछे था, थीटा बी और थीटा सी सेम ही रहेगा। तो ये 5वां केस है, अनइम्पोर्टेंट पार्ट है, बट बुक में दिया है इसलिए मैंने आपको करा दिया, क्या पता गलती से कोई क्वेश्चन आ जाए इस पे बेस्ड, तो ऐसा नहीं रहेगा, हमने कुछ छोड़ा है, सारा कुछ कवर हो जाएगा। कैंटिलीवर में इतना ही था, 5 केस थे, जिनमें से सिर्फ 2 हमें याद करने थे, एक फ्री एंड पर पॉइंट लोड वाला, एक टोटल लेंथ पर यूडीएल वाला। अब 2 केस देखते हैं हम सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके भी डेरिवेशन पूछ लेता है। इसको हटाते हैं और देखते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। चलिए अब चलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम की ओर, और सिंपली सपोर्टेड बीम का पहला लिखेंगे, पहला डेरिवेशन। सिंपली सपोर्टेड बीम का पहला डेरिवेशन, इसका नाम है सरल आलंबित धरण, यानी शुद्ध आलंबित धरण के मध्य बिंदु पर पॉइंट लोड लगा है। शुद्ध आलंबित धरण के मध्य बिंदु पर बिंदु भार यानी पॉइंट लोड लगा है। इसको अंग्रेजी भाषा में बोल दीजिए आप सिंपली सपोर्टेड बीम विद सिंपली सपोर्टेड बीम विद पॉइंट लोड एट मिड कहाँ पर, बीच में। तो पहले हम सिंपली सपोर्टेड बीम बनाते हैं, एक ये बना दी कोई हमने सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, और अच्छे से बना लीजिए, थोड़ा बड़ा सा इस तरह से यहाँ तक आप सही से बनाइएगा, ठीक है। बोर्ड पे कभी कोई मार्कर फिसल जाता, टेढ़ा हो जाता डायग्राम, आप सीधा बनाइएगा।
क्लियर। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मिड पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर है सी, लंबाई एल है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ एल है। यहाँ पर लगा दिया आपने कितना, डब्ल्यू पॉइंट लोड। डब्ल्यू पॉइंट लोड लगाइए और पॉइंट का नाम दे दो सी। यहाँ इसकी बाउंड्री कंडीशन क्या थी, कैंटिलीवर में तो फिक्स सिरे पर बाई और थीटा दोनों जीरो होते थे और फ्री एंड पे दोनों मैक्सिमम होते थे। बट यहाँ पर क्या होगा, बीम यहाँ पर नीचे की ओर बेंड करेगी, इस तरह से बेंड करेगी, ऐसे। समझ पा रहे हैं? यस, इस तरह से ऐसे बेंड करेगी बीम, ऐसे। सही से बनाइएगा आप डायग्राम प्लीज करके, ठीक है। मुझे तिरछा बनाना पड़ रहा है इधर साइड में खड़े होके, लगभग ठीक है। मैं सिंपल सीधी लाइन खींच के बना दे रहा हूँ, ये ऐसे होगी। ठीक, ये वाला। अब आपको यहां पर देखने को क्या मिल रहा है, यहां पर डिफ्लेक्शन बीच में सबसे ज्यादा हो रहा है, यहीं पे तो सबसे ज्यादा है डिफ्लेक्शन। एल लंबाई इधर दिखा देते हैं। डिफ्लेक्शन यहां पर क्या है, सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा, यहां से यहां तक सी पॉइंट पर। मैं इसको बाई सी बोल सकता हूं, ठीक है। ए सिरे पर बिल्कुल भी नहीं है, बाई ए 0, बी सिरे पर बिल्कुल नहीं है, बाई बी 0, दोनों सिरे पर 0 है ना, ठीक है। एंड सी पर मैक्सिमम है। अब बात करें स्लोप की, स्पर्श रेखा यहाँ खींचेंगे, स्पर्श रेखा आप इस पर ऐसे करके जाएगी टेंजेंट ऐसे, तो यहाँ पर मिलेगा आपको क्या, थीटा ए मिलेगा। एंड यहाँ खींचेंगे आप टेंजेंट इस तरह से इसको स्पर्श करते हुए, यहाँ मिलेगा आपको थीटा बी मिलेगा, थीटा बी। एंड बीच में आप खींचेंगे, यहाँ पर स्पर्श रेखा बिल्कुल सीधी जाएगी, ऐसे एकदम सीधी, यूं इसको टच करते हुए बिल्कुल सीधी, जैसे बीम की अक्ष है ना ये वाली, सेम उसकी तरह से जाएगी यहाँ से। सही से बनाना प्लीज है, डायग्राम में गलती मत करना। ये वाला, तो यहाँ पर थीटा सी कितना है, अक्ष से कोई कोण नहीं बन रहा, थीटा सी क्या है यहाँ पर, 0 है। थीटा सी क्या है, 0 है। समझ पा रहे हैं इतना? तो मैंने आपको क्या बताया था, स्लोप हम लेते हैं ऐसे दो पॉइंट के बीच में लेते हैं जिनमें एक पर थीटा 0 हो, दूसरे पर थीटा ज्ञात करना हो। थीटा किस पर 0 है, सी पर 0 है, एक पॉइंट तो हम सी लेंगे जरूर, ठीक है। दूसरा, थीटा मैक्सिमम किस पे है, तो या तो बी पॉइंट के साइड का ले लो या फिर आप ए पॉइंट पे ले लो, दोनों पर ही बराबर होगा। सिमेट्रिक लोडिंग है, बिल्कुल बीच में लग रहा है, थीटा बी और थीटा ए दोनों सेम होंगे, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर स्लोप जो आएंगे, स्लोप यहाँ पर स्लोप क्या क्या है, थीटा ए और थीटा बी आपस में सेम है, एंड थीटा सी कितना है, 0 है। समझ पा रहे हैं? हमें दो पॉइंट कौन कौन से लेने हैं इनमें, एक तो 0 स्लोप वाला पॉइंट लेना सी वाला, दूसरा मैक्सिमम स्लोप वाला बी वाला। कोई सा दो ले लो, मैं बी और सी ले रहा हूं या आप ए और सी ले सकते हैं। तो बी और सी ले रहे हैं हम, तो यहाँ लिखेंगे स्लोप का फॉर्मूला, थीटा बी और सी में किस पे ज्यादा है, बी पर ज्यादा, तो पहला बी वाला लिखेंगे, थीटा बी माइनस थीटा सी बराबर फॉर्मूला वही ए अपॉन ई आई। इतना समझ पा रहे हैं? अब एरिया लेना है, एरिया लेंगे बीएमडी का, इसका बीएमडी बनाइए, इसका बीएमडी, ठीक है, इसका बीएमडी बनाएंगे। अब समझ आ रहा है ना? समझते चलिए, धीरे धीरे चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ आज, जानबूझ के स्लो पढ़ा रहा हूँ, डायग्राम वाला पार्ट है, कहीं गलती ना करें आप समझने में। ये इस पर मूवमेंट, सिंपली सपोर्टेड बीम के दोनों सिरे पर बेंडिंग मूवमेंट 0 आता है। अब देखिए सी पॉइंट पर मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कितना आएगा, तो टोटल लोड W था, तो आधा लोड इस रिएक्शन पर आएगा W/2, आधा इस पर आएगा W/2। तो हमें इस RB रिएक्शन की वैल्यू W/2 आएगी, W/2 इंटू इस C तक की दूरी, यहाँ से B से C तक की दूरी L का आधा है, मिड पॉइंट है, L/2 है, ये L/2 कितना आ गया, WL/4 आ गया। इस C पॉइंट पर मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कितना आ गया, WL/4। तो यहाँ पर लिख दीजिए WL/4, ये किस पे आ गया, C पॉइंट पर मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट। इसको 0 से इस पे ले जाइए, इसको 0 से इस पे, ये पहुंच गया। इसके बाद फिर यहाँ से C पॉइंट पे जो था बेंडिंग मूवमेंट, इससे 0 पे आ जाइए। ये तो इस तरह से क्या बन जाएगा, ये त्रिभुज बन जाएगा जिस पे मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट WL/4 आ रहा है। यहाँ तक समझ आया?
अब यहाँ पर वैल्यूज को पुट कीजिए। देखिए अब हम यहाँ एरिया लेंगे, इस BMD का एरिया लेंगे, तो एरिया किस पॉइंट के बीच का, B और C के बीच का एरिया। B ये है, C ये है, इन दोनों के बीच का एरिया सिर्फ इतना लेना है, ये वाला, ये यहाँ तक का इधर का। लंबाई कितनी है, ये L/2, आधा ही तो है, यहाँ से यहाँ तक कितना, L/2 ये। तो ये त्रिभुज बन रहा है, और आपको बताया था त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 B × H होता है। समझ पा रहे हैं। वैल्यूज को पुट कीजिए यहाँ, 1/2 B की जगह पे यहाँ कितना है, L/2 है, तो L/2 आ गया, इनटू में H कितना है, H ये हाइट कितनी है, WL/4, WL/4 है। तो यहाँ से कितना आया निकल के, ये WL की पावर इधर और इधर, ये 2 हो गया, अपॉन में कितना हो गया, 4 × 4 = 16। समझ आ रहा है इतना। अब यहाँ वैल्यू को पुट कर दीजिए ऊपर, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x बार भी निकाल लीजिए साथ में, x बार कितना आएगा, x बार इसका सेंटर, ट्रायंगल है ये, त्रिभुज का सेंटर, इधर से b/3, लेकिन इधर से यहाँ तक लेते हैं हम x बार, ये वाला जो कितना आता है, 2/3b, कितना, 2/3b आता है। तो 2/3 और b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर b की जगह L/2 है, L/2 है, तो 2 से 2 कटेगा, क्या बच गया, L/3 बच गया, L/3। इतना समझ आ रहा है। अब यहाँ वैल्यूज को पुट कर दीजिए इसमें, तो यहाँ से यहाँ रखेंगे फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में जो हमारा स्लोप का मेन फॉर्मूला है, θb - θc 0 है, बराबर एरिया की वैल्यू ये है WL² है, नीचे EI है, EI लगा दीजिए। तो यहाँ से हमें मैक्सिमम स्लोप मिल गया, B पॉइंट पर जो था, WL² है, EI। ये समझ आया, ये हो गया स्लोप की वैल्यू। इसी तरह से डिफ्लेक्शन निकाल दीजिए, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना आएगा, डिफ्लेक्शन बाई किस पॉइंट पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, C पर है मैक्सिमम, तो पहले बाई C लिखिए, B पर 0 है, बाई B, बराबर फॉर्मूला AX/EI। ठीक है, वैल्यू रखिए, बाई C - बाई B की वैल्यू 0, बराबर एरिया की वैल्यू ये रही, WL² है, x बार की वैल्यू L/3, अपॉन में कितना है, EI। तो यहाँ से कितना मिल गया, बाई C बराबर WL3 अपॉन 16 × 48, 48 EI। इतना समझ पा रहे हैं सभी, इतना क्लियर है, देख लीजिए इसको। ठीक है, ये आ गया बाई C, तो ये निकल गया स्लोप, ये निकल गया डिफ्लेक्शन। बिल्कुल आसान है, बस आपको इसका BMD बनाना आना चाहिए, और एरिया और x बार निकालना। एरिया और x बार कौन सा निकाला, केवल आधी बीम का लेना, या तो इस साइड का ले लो या इस साइड का लो, सेम ही आएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि C पर हमारा स्लोप 0 था, दोनों साइड में मैक्सिमम, तो 0 वाला और किसी भी एक साइड का, 2 पॉइंट के बीच में हम स्लोप का डिफरेंस लेते हैं, जो कि A/EI के बराबर आता है। समझ पा रहे हैं सभी। इसको रफ करते हैं और इसका अगला पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट है वो, हटा दें इसको। सभी को क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए अगला पार्ट देखिए। अब अगला मतलब इसका अगला केस नेक्स्ट है और लास्ट केस है ये। अगला केस क्या है, शुद्ध आलंबित धरण की संपूर्ण लंबाई पर यूडीएल लगा है, यूडीएल लगा है। ठीक है, संपूर्ण लंबाई पर सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूडीएल एट टोटल लेंथ। इस टोटल लेंथ पे क्या लगा दिया, अब यूडीएल लगा दिया, इस पे यूडीएल लगा दो इस तरह से। यूडीएल दिखा सकते हैं आप कितना, स्मॉल w इंटेंसिटी का, पॉइंट C पर ही मैक्सिमम आएगा। कर्व ऐसे बनेगा, बाकी डायग्राम सेम रहेगा, ये कर्व भी सेम ऐसे ही बनेगा, C पर ही मैक्सिमम आएगा आपका डिफ्लेक्शन, स्लोप C पर 0, दोनों सिरों पर बाई की वैल्यू 0। BMD चेंज होगा इसका, BMD यूडीएल के लिए BMD आप सबको पता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है, दोनों सिरों पर तो 0 ही रहेगा, इस मिड पॉइंट पर आएगा मैक्सिमम। कितना आएगा मिड पॉइंट पर, बताइए कितना आएगा। यहाँ पर आप सब जानते हैं पैराबोला बनता है, इसमें क्या बनता है, पैराबोला बनता है। ठीक है, और यहाँ आता है स्मॉल w L/2 अपॉन में 8, WL² अपॉन 8 होता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू। जब
सिंपली सपोर्टेड बीम की टोटल लंबाई पर यूडीएल लगा हो तो। ये सभी को पता है ना इतना। हमें क्या लेना है, पहले हमें एरिया निकाल लेना है, इसका एरिया हम किसका एरिया निकालेंगे, केवल आधी बीम का। बी पर मैक्सिमम है स्लोप, सी पर 0, तो बी और सी के बीच का ले रहे हैं हम, तो एरिया इतना लेंगे सिर्फ इसका ये। अब ये आपको पढ़ा रखा है, ये वाला कौन सा डायग्राम है, ये आपको हॉगिंग पैराबोला बन रहा है। हॉगिंग पैराबोला का एरिया क्या होता है, 2/3b इंटू एच होता है, 2/3b इंटू एच। कैलकुलेट कीजिए कितना हो जाएगा, 2/3। बी की वैल्यू कितनी है, L/2 है, बी यहाँ पर L/2, और एच की वैल्यू स्मॉल w L²/8 है। समझ पा रहे हैं, ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ गया, स्मॉल w L⁻3, 8 × 24। एरिया सभी को समझ आ गया। ये बी यहाँ पर इतना था, एच यहाँ पर ये वाली हाइट है w L²/8, इतना सभी को समझ आ रहा है, बोलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को। आगे देखिए, अब इसके बाद निकालेंगे क्या, एक्स बार का फॉर्मूला। ये क्या बन रहा है, हॉगिंग पैराबोला है, इसके लिए जो एक्स बार आता है ये वाला यहाँ से यहाँ तक एक्स बार होता है, ये 5/8b आता है, कितना 5/8b। स्टार्टिंग में मैंने आपको ये सब फॉर्मूले लिखवा दिए थे, कितना हो गया ये 5/8, और b की वैल्यू यहाँ पर L/2 है, b की वैल्यू ये वाली L/2, तो कितना आ जाएगा ये 5L/16, यही आएगा। स्लोप निकालिए, स्लोप कौन कौन से पॉइंट ले रहे हैं हम, बी और सी बी पर मैक्सिमम है, सी पर 0 होता है। पहले बी वाले को लिखिए, θb माइनस θc बराबर A/EI, θb माइनस θc 0 है बराबर, एरिया की वैल्यू कितनी है, एरिया ये है WL⁻3/24, और नीचे EI है, यहाँ EI आ गया, ये समझ आ रहा है। तो यहाँ से मैक्सिमम आ गया, θb बराबर कितना आ गया, स्मॉल w L⁻3/24 EI। यहां तक सभी को समझ आ रहा है, स्लोप निकल गया। अब निकालिए डिफ्लेक्शन यहां निकाल देते हैं। डिफ्लेक्शन सी पर मैक्सिमम है बाई सी, बी पर 0 बाई बी बराबर AX/EI बाई सी माइनस बाई बी की वैल्यू 0, बी पे ये रहा 0 है, बराबर एरिया की वैल्यू स्मॉल w L²/24 इंटू में एक्स बार की वैल्यू 5L/16, नीचे EI। तो यहाँ से बाई सी कितना मिल जाएगा, WL⁻4 हो जाएगा, 5 आगे आ जाएगा, 5 स्मॉल WL⁻4 अपॉन में 16 और 24 का गुणा करेंगे, 384 EI। सभी को समझ आया। तो ये हो गया बीम का सेकंड वाला केस, सिंपली सपोर्टेड बीम का। जब टोटल लंबाई पर यूडीएल लगा हो तो मैक्सिमम स्लोप की वैल्यू और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इस तरह से, ये सेकंड था, इसको सेकंड कर लीजिएगा। इस तरह से हमने 5 तो कर लिए कैंटिलीवर के और 2 कर लिए सिंपली सपोर्टेड के, जिनमें से 4 डेरिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, सिंपली सपोर्टेड के दोनों डेरिवेशन, और 2 कैंटिलीवर के, एक तो मुक्त सिरे पर पॉइंट लोड वाला, दूसरा टोटल लंबाई पर यूडीएल वाला। इस तरह से आपको चारों को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा जो 3 बताए थे उनको भी जरूर पढ़ें अच्छे से, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में उन तीनों का भी यूज होगा। टोटल मैंने आपको आज 7 डेरिवेशन कराए हैं ये, तो आज हम इसे इतना ही रखते हैं। अब इसमें हमारे मूवमेंट एरिया मेथड के लगभग 16 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं सबके सब क्वेश्चंस अगले लेक्चर में कराऊंगा आपको, सिंगल लेक्चर में। क्लास थोड़ी बड़ी रहेगी बट एक ही लेक्चर में सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछता है न्यूमेरिकल तो साथ में ये कह देता है इसको मूवमेंट एरिया मेथड से हल कीजिए, तो उस मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा। हालांकि फॉर्मूले डायरेक्ट आप ये वाली यूज करके आंसर ला सकते हैं, बट जब आपसे मूवमेंट एरिया मेथड कहेगा तो वहां पर अलग तरीके से क्वेश्चन को करना होगा। सिविल वालों के लिए जब मैं अगला लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा उसके बाद ही ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। इसके अलावा मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए डबल इंटीग्रल मेथड भी सीखना है, तो उनके लिए मैं एक पार्ट अलग से प्रोवाइड करूंगा। सिविल वाले स्टूडेंट्स भी उसे सीख सकते हैं, इन फ्यूचर उनके लिए जेई में हेल्प करेगा वो, ठीक है। जेई में सबके लिए कॉमन है, सिविल मैकेनिकल के लिए पूरा ही सॉम कॉमन हो जाता है आगे जाके, ठीक है। तो इसे इतना ही रखते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, और आपको क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और भी स्टूडेंट्स के पास शेयर करें। एंड मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।